जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इन फ्रेजेस का क्या मतलब है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का क्या मतलब है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स एंड आई कोट, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन टू थिंग्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात क्या, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट डिनाई मतलब यहां पे स्टेट कौन है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि स्टेट की डिफिनीशन में कौन कौन आने वाला है। तो वही स्टेट है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। यहां पे स्टेट कौन है, स्टेट के अंदर कौन कौन आ रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और आप कह सकते हो वो यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेचर जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। एट द सेम टाइम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ये सब डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट में आएंगे। आर्टिकल 12 जो बात करता है डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट, मतलब कौन है ऐसा जो आपको डिनाई नहीं करेगा दो चीजें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पहले से डिस्कस कर रखा है कि स्टेट की डिफिनीशन में कौन कौन आने वाला है। तो ये चीज आप समझ गए। स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। अब यहां एनी पर्सन कहने का क्या मतलब है, एनी पर्सन कहने का मतलब यह है कि एनी पर्सन, द फ्रेज एनी पर्सन या द टर्म एनी पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स ही नहीं, हमारे यहां जो लीगल, आप कह सकते हो कि लीगल टर्म्स होगा, जो लीगल पर्सन्स होंगे, जैसे कंपनीज होंगी, स्टैट्यूटरी कंपनीज होंगी, बॉडीज होंगी, वो भी आएंगे इस टर्म एनी पर्सन में। अर्थात आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स। क्या कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं? हाँ, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। तो ये 5 फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखना है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 16 एंड आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, दीज 5 फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट टू ओनली सिटीजन्स। All other fundamental rights are available to both citizens as well as foreigners। इसीलिए क्या लिखा गया है आर्टिकल 14 में, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन का मतलब समझ में आ गया। जब भी किसी फंडामेंटल राइट की वर्डिंग होगी, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, जब एनी पर्सन होगा तो मतलब क्या है कि ये वाला फंडामेंटल राइट सिटीजन को भी अवेलेबल है और फॉरेनर को भी अवेलेबल है। समझ में आ गई बात। तो द स्टेट की मतलब समझ में आ गया, स्टेट कौन है, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एनी पर्सन का मतलब क्या है कि ये वाला फंडामेंटल राइट सिटीजन को भी अवेलेबल है, फॉरेनर को भी अवेलेबल है। फिर द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन टू थिंग्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम समझते हैं ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है। तो देखिए, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करोगे तो ये एक ब्रिटिश ऑरिजिन कॉन्सेप्ट है और ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर दी लॉ। अर्थात क्या कि सपोज करो 4 लोगों ने किसी का मर्डर किया या रेप किया या डकैती किया, थेफ्ट किया, और वो 4 अलग अलग रिलीजन से आते हैं, 4 अलग अलग कास्ट से आते हैं, 4 अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन जो लॉ है इन चारों को इक्वली ट्रीट करेगा। मतलब क्या, एवरीवन इज इक्वल बिफोर दी लॉ, लॉ विल नॉट ट्रीट एनीवन डिफरेंटली। दैट इज व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ यहां है, इसके सामने जो भी लोग खड़े हैं, ये चारों लोग, ये चारों क्या हैं, इक्वल है। दैट इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन याद क्या रखना है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, देखो यहां पे मैंने आपको बताया, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। स्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया। स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे स्टेट डिफाइन किया गया है और उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। देन आई हैव टोल्ड यू एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। ठीक है, और एनी पर्सन का मतलब आएगा इसमें जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होंगी, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जो कंपनीज होंगी या जो बॉडीज होंगी, वो सब भी एनी पर्सन के डिफिनीशन में आने वाले हैं। फिर 2 चीजें नहीं डिनाई करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हमें इसको समझना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, निगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, ये कहता है द स्टेट प्लीज डोंट इंटरफियर। मतलब जब भी किसी लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, स्टेट अपने से इंटरफियर उसमें नहीं करेगा। अर्थात जब भी कोई किसी लॉ को वायलेट करेगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी स्टेट इंटरफियरेंस, दैट लॉ विल ट्रीट एवरीवन इक्वली। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश ऑरिजिन का है। तो याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट एज वेल एज
इसमें आप कह सकते हो ये ब्रिटिश ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट है जो स्टेट को रोकता है कि तुम इंटरफियर मत करो इस केस में, और लॉ जैसे बना हुआ है लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन होने दो। समझ में आ गई बात? सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। क्लियर? अब दूसरा टर्म हमारे पास है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है? हमें सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करना है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो एफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? एफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है कि स्टेट चाहे तो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ अलग से स्कीम और पॉलिसीज बना सकता है। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस क्या है? एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से डिराइव किया गया है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विच इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन नेचर। क्लियर? सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब जो सिमिलर सिचुएशंस में है उन्हें सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा और जो डिसिमिलर सिचुएशंस में है उन्हें डिसिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। मतलब क्या? लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब जो सिमिलर सिचुएशंस में हैं उन्हें सिमिलरली ट्रीट करो और जो डिसिमिलर सिचुएशंस में हैं उन्हें डिसिमिलरली ट्रीट करो। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिजर्वेशन का। इंडिया में आप देखते होंगे रिजर्वेशन सिस्टम है। एट द सेम टाइम एफर्मेटिव एक्शन का। एफर्मेटिव एक्शन क्या है? एफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे स्टेट वेलफेयर पॉलिसीज लेकर आती है वीकर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जैसे वुमेन, चिल्ड्रेन, SC, ST, OBC, इन सब के लिए, या डिसेबल्ड के लिए हम बात कर सकते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो पॉजिटिव इन नेचर है। पॉजिटिव क्यों नेचर में है? क्योंकि ये कहता है स्टेट प्लीज इंटरफियर टू इक्वली प्रोटेक्ट द लॉ। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा अगर आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को समझना है। सपोज करो ये एक स्टेडियम है और इस स्टेडियम की ये वॉल है जो इसकी हाइट आप मान लो सपोज कर लो 10 मीटर है। ठीक है, और इस 10 मीटर हाई वॉल के उस तरफ क्रिकेट का मैच चल रहा है, लेकिन इसमें एक 4 पर्सन्स हैं जो मैच को देखना चाहते हैं। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन चारों को ये मैच आराम से देख सकें ताकि उनकी लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो सके या उनका लाइफ मीनिंगफुल हो सके, ताकि इनको ये ना लगे कि हमें स्टेट के रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो, मैच को कंपेयर कर सकते हो स्टेट के रिसोर्सेज का, या आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये 4 लोग, सपोज करो ए की हाइट पर्याप्त है 10 मीटर तक की है और वो आराम से मैच देख पा रहा है, बी की हाइट मान लो 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर है, वो आराम से पैर उठा के बेचारा देख पा रहा है केवल, लेकिन देख नहीं पा रहा है, उसको भी कठिनाई हो रही है। लेकिन पर्सन सी की बात करोगे तो ये केवल 5 मीटर का है, तो इसमें क्या होगा? अगेन डी की बात करोगे, ये ड्वार्फ है, एक आदमी है जो केवल 2 मीटर का है, तो इस केस में स्टेट क्या करेगा? क्योंकि सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करना है और स्टेट एफर्मेटिव एक्शन ले सकता है, तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट इसको 1 मीटर का चेयर प्रोवाइड कर देगा, इसको 5 मीटर का चेयर प्रोवाइड कर देगा, और ये 3 मीटर का था तो इसको 7 मीटर का चेयर प्रोवाइड कर देगा। अर्थात क्या? अभी सारे लोग क्या कर सकते हैं? मैच को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट इन्हें ये चेयर या स्टूल प्रोवाइड करे ताकि ये लोग ये मैच आराम से देख सकें। तो इससे आप समझ सकते हो स्टेट ने सभी को इक्वली प्रोटेक्ट किया। स्टेट ने ये जो एक्शन लिया कि ये इनको स्टूल दे देते हैं ताकि सबको मैच का एक्सेस हो सके जो यहाँ पर चल रहा है स्टेडियम के अंदर, तो ये क्या था? ये था, आप कह सकते हो, एफर्मेटिव एक्शन टेकन बाय द स्टेट। इसी को आप रिलेट कर सकते हो रिजर्वेशन सिस्टम इन द कंट्री से, या जो भी एफर्मेटिव या वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे। अभी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन मिलने लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का क्या मतलब है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 14 रीड क्या करता है? आर्टिकल 14 रीड करता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन 2 थिंग्स। वो 2 चीजें क्या हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब इक्वालिटी बिफोर, मैंने बताया आपको यहाँ पे द स्टेट का क्या मतलब है, वो डिफिनीशन कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एनी पर्सन का क्या मतलब है? जब भी किसी फंडामेंटल राइट में एनी पर्सन लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। लेकिन जब किसी फंडामेंटल राइट में लिखा होगा द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन, जैसे आर्टिकल नंबर 15, उसमें लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 की वर्डिंग कैसी है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, अर्थात आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट ओनली टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स। लेकिन आर्टिकल 14 की वर्डिंग क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब क्या? कि ये सिटीजन को भी अवेलेबल है, फॉरेनर को भी अवेलेबल है। 2 चीजें समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या डिफरेंस है।
इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा जाता है स्टेट प्लीज डोंट इंटरफियर, जो भी लॉ बना है उसको अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर होने दो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में कहा गया है कि स्टेट प्लीज इंटरफियर टू इक्वली प्रोटेक्ट द लॉज, मतलब उनको सिमिलरली ट्रीट करो जो सिमिलर सिचुएशन में है और उनको डिसिमिलरली ट्रीट करो जो डिसिमिलर सिचुएशंस में है। अर्थात मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में गए होंगे, अगर कुछ बच्चे या अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो फिजिकली डिसेबल्ड है या अच्छे से देख नहीं पाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे उन्हें 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्यों? द कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस। अर्थात आपने देखा होगा एग्जाम में जो फिजिकली डिसेबल्ड या फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर फिजिकली फिट। ये सब क्या है, दीज एक्शंस कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस। यही नहीं, आप देखोगे कट ऑफ जो पीडब्ल्यूडी का जाएगा वो बहुत कम जाएगा इन कंपैरिजन टू दोज हु आर फिजिकली फिट, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से आते हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी से, जनरल से आते हो, उनका कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडीज उनका जो कट ऑफ है वो लो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है। स्टेट चाहता है सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करना, और मैंने आपको ये एग्जांपल देके भी समझाया कि कैसे क्रिकेट जो स्टेडियम में चल रहा है उसको देखने में अगर एक लोग सक्षम है, बाकी लोग सक्षम नहीं, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट इनको स्टूल प्रोवाइड कर देगा ताकि सभी लोग इस मैच को आराम से देख के एंजॉय कर सके। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम कब इंश्योर कर सकते हैं, जब देयर विल बी रूल ऑफ लॉ। तो कहने का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ इज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज प्रोपाउंडेड बाई एवी डाइसी। अब एवी डाइसी कौन है? एवी डाइसी वॉज अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ठीक है। तो एवी डाइसी कौन थे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे या ब्रिटिश वहां के लीगल ल्यूमिनरी थे, जो भी थे। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो दिया गया था एवी डाइसी के द्वारा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि देयर विल बी अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ठीक है। आर्बिट्रेरी पावर मतलब कि पावर का एक्सरसाइज आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं किया जाएगा, एक रीजनेबल मैनर में किया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था, और एवी डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ इज अब्सेंस ऑफ arbitrary power. Power should be exercised in a reasonable manner. Power should not be exercised in an arbitrary manner. समझ में आ रही है बात? तो आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ का रूल होगा, मेन का रूल नहीं होगा। मेन का रूल अर्थात क्या कि गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जो कह रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग लॉ एडमिनिस्टर नहीं होगा। लॉ एडमिनिस्टर होगा लॉ के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो हमारे यहाँ का जो लीगल सिस्टम है दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, मीन्स देयर विल बी रूल ऑफ लॉ नॉट रूल ऑफ मेन। अर्थात क्या कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब जब तक कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा उसे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। यही है रूल ऑफ लॉ। तो याद रखेंगे रूल ऑफ लॉ विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात क्या कि कल को अगर इंडियन स्टेट चाहे तो क्या रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करके या रूल ऑफ लॉ को हटा के रूल ऑफ मेन कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 में इंट्रिंसिक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ वाज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। रूल ऑफ लॉ कहता है कि देयर शुड बी अब्सेंस ऑफ, देयर मस्ट नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी पावर या आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है? किसी भी पर्सन को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक वो कोई लॉ वायलेट नहीं करता है। मींस नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो हमने यहां तक की बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या आर्टिकल 14 जब बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की, तो क्या वहां कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? वो हमें देख लेना चाहिए। देखो आर्टिकल 14 बात तो करता है यस देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, देयर शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, लेकिन क्या ये लॉज सभी पर इक्वली एप्लीकेबल होता है? देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स दे ऑल्सो कम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज वेल एज आप कह सकते हो रीजनेबल एक्सेप्शंस एज वेल। क्लियर? तो हम देखते हैं आर्टिकल 14 का क्या क्या एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 में जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। लेकिन आर्टिकल 14 में ही कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास कुछ इम्यूनिटीज हैं अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात क्या कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को किसी भी कोर्ट में, आप कह सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में, या आप कह सकते हो कोर्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में रिस्पॉन्सिबल नहीं हेल्ड किया जाएगा फॉर देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब
वी आर डिस्कसिंग द एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पहला एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कहां मिला हुआ है इम्यूनिटी? दे हैव गॉट इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? जब भी प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, दे विल नॉट बी अकाउंटेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, या उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा रिगार्डिंग देयर ऑफिशियल परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। या आप जब भी अपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये समझ में आ गया? एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टिल द टाइम दे आर इन देयर ऑफिस। मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जब तक वो अपने ऑफिस में होंगे। यही नहीं, क्या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है अगर उनके पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिविल केस है तो, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो सिविल नेचर आता है तो हाँ, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के पहले भी उन्हें 2 मंथ का नोटिस सर्व करना होगा, और जब ये 2 मंथ का नोटिस का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तब सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल नंबर 14। फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हु एंजॉय फॉलोइंग इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। सेकंड, मैंने क्या बताया? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर कैन बी स्टार्टेड फॉर द अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक वो ऑफिस में रहेंगे। अगेन, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है, हाँ, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड बट अगेन आफ्टर सर्विंग 2 मंथ ऑफ नोटिस टू देम। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका क्या मतलब है सर कि क्या प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जब तक अपने ऑफिस में रहेंगे मर्डर पे मर्डर, रेप पे रेप, डकैती पे डकैती करते जाएंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा? होगा। लेकिन कब होगा? जब एक बार हम उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर देंगे तब। मतलब प्रेसिडेंट विल बी इंपीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। इंपीचमेंट कहां होता है? अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही गवर्नर को उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग्स तो 2 महीने के नोटिस देने के बाद स्टार्ट किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए नहीं किया जाता है कि वो प्रेसिडेंट जो व्यक्ति है उसकी कोई गरिमा है, नहीं। प्रेसिडेंट जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है, गवर्नर जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है, उस कुर्सी की गरिमा है, प्रेसिडेंट के चेयर की गरिमा है, प्रेसिडेंट के ऑफिस की गरिमा है, उस व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दिस इम्यूनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो क्या है? ये एक्सेप्शन ही तो है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी का कोई क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है, रेप किया है, डकैती किया है, तो क्या मुझे वेट किया जाएगा कि मैं जब घर के बाहर आऊंगा तब अरेस्ट किया जाएगा? नहीं, पुलिस आएगी, मुझे घसीटते हुए लेकर जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? तो क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन नहीं है? है। लेकिन ये तो एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पहला एक्सेप्शन कौन है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। नेक्स्ट, कोई भी एमपी और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इस रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इनसाइड द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अर्थात क्या कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो चाहे वो बोल सकते हैं इनसाइड द पार्लियामेंट, जैसे चाहे वैसे वोट कर सकते हैं। द सेम गोज विद द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल। वो जो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में बोल सकते हैं, जिस तरीके से चाहे वोट कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी भी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। मतलब इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली will not be held accountable for anything said or voted inside the parliament and state legislature। समझ में आ गई बात? और ये इम्यूनिटी उन्हें कहाँ मिलती है? अंडर आर्टिकल 105 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिली हुई है। अंडर आर्टिकल 194 किसको मिली हुई है? मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पहला बताया प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दूसरा बताया मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब समझो, फॉरेन सॉवरेन्स, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स मतलब क्या? जैसे इंडिया का एम्बेसडर या इंडिया के डिप्लोमैट्स डिफरेंट कंट्रीज में होंगे, ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर्स या डिप्लोमैट्स इंडिया में होंगे। दे ऑल्सो एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। किस लॉ के अंदर सर? देयर इज अ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961। मतलब क्या? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रोवाइड्स सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी टू whom? फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स एज वेल एज आप देखोगे फॉरेन सॉवरेन्स। ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस अर्थात क्या कि कल को पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर, पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट इंडिया में है, तो वो चाहे यहाँ अगर 1-2 रेप कर दिया है, मर्डर कर दिया है, तो क्या इंडिया की जो पुलिस है इसको अरेस्ट कर सकती है डायरेक्टली जाके? नहीं कर सकती है।
इसका मतलब क्या कि अगर पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर है, पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट है, या किसी और कंट्री का मान लेते हैं डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में है, वो रेप पे रेप करता जाएगा, मर्डर पे मर्डर करता जाएगा, लेकिन क्योंकि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है तो उसका कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हमें सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किया गया है। वो सोल्यूशन क्या है? आर्टिकल 9 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। आर्टिकल 9 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ पर्सोना नॉन ग्रेटा, अर्थात क्या कि कल को अगर पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट इंडिया में कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, लेट से मर्डर कर देता है, डकैती कर देता है, रेप कर देता है, किसी मान लो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है? ऑप्शन है। इंडियन गवर्नमेंट उसे डिक्लेयर कर सकती है पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का क्या मतलब है? दिस पर्सन इज नो मोर नीडेड ऑन आवर प्लैनेट, ऑन आवर स्पेस, ऑन आवर टेरिटरी। समझ में आ गया? अगर किसी पर्सन को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसमें गवर्नमेंट आपको एक टाइम पीरियड देगी कि 10 घंटे में देश छोड़ के चले जाओ, 12 घंटे में देश छोड़ के चले जाओ, 14 घंटे में देश छोड़ के चले जाओ। अगर आप नहीं गए तो क्या होगा? यू विल बी इमीडिएटली अरेस्टेड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जूलियन एसांज का केस जरूर पढ़िए। आप गूगल करके पढ़ना जूलियन एसांज विकिलीक्स केस, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा ये पूरा इशू क्या था। डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसको अगर हम डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन अगेन फिर मैंने क्या बताया, एक्सेप्शन क्या है? फॉरेन सॉवरेन्स, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, दे आल्सो एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन इसमें सोल्यूशन भी है। आर्टिकल 9 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो बात करता है पर्सोना नॉन ग्रेटा को डिक्लेयर करने की। वंस अ फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन डिप्लोमेट इज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा, दे आर ही आर सी हैज टू लीव दैट कंट्री इमीडिएटली विद इन द गिवन टाइम पीरियड, अदरवाइज दे विल बी अरेस्टेड एंड द प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट वी हैव द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज, मतलब यूएन और उसकी एजेंसीज को भी इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है। उनके जो डिप्लोमेट्स होंगे, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे होंगे, जो भी एजेंसीज होंगी, उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती है। ये सब क्या है? एक्सेप्शंस ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन अगर कोई है तो वो है आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी आर्टिकल 31C अंदर आएगा, आर्टिकल 14 बाहर चला जाएगा। मतलब क्या? व्हेन आर्टिकल 31C विल कम इनटू पिक्चर, आर्टिकल 14 गोज आउट। अब क्या है ये आर्टिकल 31C, वो भी हमें देखना है। हम एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेप्शंस में मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट गवर्नर है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, सॉवरेंस भी हैं। फिर मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी एजेंसीज हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 31 कैपिटल सी की। आर्टिकल 31C क्या कहता है कि आर्टिकल 31C बात करता है कि आई एम एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इनटू पिक्चर, आर्टिकल 14 गोज आउट। अब हमें समझना है ये आर्टिकल 31 कैपिटल सी क्या है। देखो, आर्टिकल 31 कैपिटल सी ओरिजिनल पार्ट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 31C वॉज नॉट द पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या था सर? आर्टिकल 31 कैपिटल C वॉज द पार्ट ऑफ नॉट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड थ्रू 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और आर्टिकल 31 कैपिटल C जोड़ा गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। आर्टिकल 31C कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 31C कैपिटल C? आर्टिकल 31 कैपिटल C कहता है कि जब भी स्टेट ट्राई करेगा टू इंप्लीमेंट two directive principles. Which are those two directive principles? Article 39 clause B and Article 39 clause C. और उस प्रोसेस में अगर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट होता है तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। मैं फिर से आपको अच्छे से समझाता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताई, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज, फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, सॉवरेन। फिर एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या कहता है कि आर्टिकल 31C कहता है कि व्हेन द स्टेट विल बी इंप्लीमेंटिंग Article 39 clause B and Article 39 clause C, which are two socialistic directive principles, and in that process if Article 14 and 19 are being violated, they cannot be challenged in any court of law, या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हम कह सकते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। तो याद रखेंगे आर्टिकल 31C क्या? इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जहां पर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। अर्थात क्या? आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 एंड नॉट ओनली 14, आर्टिकल 19 एज वेल।
और देखो आर्टिकल 31C में मैंने बताया ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको जोड़ा गया है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से जोड़ा गया है। इसमें दो चीजों की बात की गई है कि जब भी स्टेट कोशिश करेगा टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी, और उस प्रोसेस में अगर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट भी हो रहा है तो उसके बेसिस पे ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स। अच्छा, एक चीज और जोड़ी गई थी आर्टिकल 31C में, यह भी कहा गया था जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से जोड़ा जा रहा था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से, उसमें एक क्लॉज और जोड़ा गया था, एक पार्ट और जोड़ा गया था कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए उनका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन द फेमस केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में कहा कि ये पहला प्रोविजन तो सही है, लेकिन ये दूसरा प्रोविजन जो कह रहे हो कि उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज इनवैलिड। अर्थात क्या कि आर्टिकल 31 कैपिटल C was not the part of original constitution, it was added through 25th constitutional amendment act of 1971। इसने दो चीजों को जोड़ने की कोशिश की थी। पहला कि जब भी आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C विच आर टू सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको जब इंप्लीमेंट किया जाना रहेगा और उस प्रोसेस में अगर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट होगा तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। और दूसरा क्या कहा कि जितने भी लॉज बनाए जाएंगे उनका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब सेकेंड वाला क्लॉज इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, पहला ठीक है। मतलब अगर 39B 39C आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C को इंप्लीमेंट किया जाना रहेगा, उस प्रोसेस में अगर आर्टिकल 14 एंड 19 वायलेट भी हो रहा है तो चलेगा। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस वाज आर्टिकल नंबर 31 कैपिटल C। यहां 39 क्लॉज B भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि आर्टिकल 31 कैपिटल C में कि 39 क्लॉज B और 39 क्लॉज C को इंप्लीमेंट किया जाएगा। 39 क्लॉज B क्या कहता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड। मतलब जो भी ओनरशिप और कंट्रोल है इंडिया के मटेरियल रिसोर्सेज पे, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो कॉमन गुड है वो सर्व हो सके। ऐसा ना रहे कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज रहे, कुछ के पास बिल्कुल भी ना रहे। मतलब ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द, इसको आपको रिलेट करके देखना है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से, ठीक है, और जमींदारी एबॉलिशन एक्ट से रिलेट करके देखना है। लेकिन अभी आप याद रखो 39 क्लॉज B क्या कहता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं उनके ओनरशिप एंड कंट्रोल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि कॉमन गुड को सर्व किया जा सके। और आर्टिकल 39 क्लॉज C किसकी बात करता है? आर्टिकल 39 क्लॉज C बात करता है मिनिमाइजेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि इकोनॉमिक कंसेंट्रेशन ना हो सके फ्यू हाथों में। मतलब गरीब गरीब बनता जाए, अमीर अमीर बनता जाए, ये चीज ना हो, इसीलिए आर्टिकल 39 क्लॉज C। मतलब जब भी आर्टिकल 39 क्लॉज B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे, अगर वो प्रोसेस में आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करेंगे तो चलेगा। लेकिन क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोल दिया है 1973 में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एट लास्ट आई विल कंक्लूड व्हाट कि आर्टिकल 14 बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। क्लास क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए कोई लॉ बना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स के लिए ये लॉ है, हिंदू के लिए ये लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए ये लॉ है, ऐसा लॉ नहीं बनेगा। मतलब आर्टिकल 14 अलाउज यू रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट आर्टिकल 14 डज नॉट अलाउ यू क्लास क्लासिफिकेशन। Let me recap this for you. Article 14 of the Indian Constitution. Article 14 of the Indian Constitution talks about equality before law and equal protection of the laws. मैंने आपको समझाया आर्टिकल 14 रीड क्या करता है। The state shall not deny to any person two things: equality before law and equal protection of the laws. The state का क्या मतलब है मैंने बताया। स्टेट की डिफिनीशन कहाँ दी हुई है? आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनी पर्सन का क्या मतलब है? एनी पर्सन का मतलब ये है कि ये आर्टिकल 14 इक्वली अवेलेबल है टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। फिर मैंने आपको बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट है एंड निगेटिव इन नेचर है। फिर मैंने आपको बताया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। यहां तक की चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको समझ सकते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ को, ये क्रिकेट वाले मैच के एग्जाम्पल से। फिर मैंने आपको कुछ बताया रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, is also a part of basic structure of the Indian Constitution. फिर मैंने आपको exceptions बताया। Under Article 14 there are few exceptions as well.
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को एक्सेप्शन है, मतलब दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 361। फिर मैंने आपको बताया किसी भी एमपी और एमएलए को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं किया जाएगा फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इनसाइड द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर मैंने फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी मिली हुई है अंडर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 9 को भी याद रखना है ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विच परमिट्स द स्टेट टू डिक्लेयर एनी फॉरेन एम्बेसडर एज पर्सोना नॉन ग्रेटा। फिर मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 31 कैपिटल सी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आर्टिकल 31 कैपिटल सी जहां अंदर आएगा 14 बाहर चला जाएगा, मतलब क्या, आर्टिकल 31 कैपिटल सी इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। क्लियर, आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 21 एंड सो ऑन। थैंक यू।